खिड़की के बाहर 1980 के दशक के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। मोहन अपने पुराने पारंपरिक आंगन वाले घर के बाहरी कमरे में बैठा था, हाथ में चाय का ठंडा होता कप और मन में विचारों का एक अनसुलझा बवंडर। उसकी लगभग 45 वर्षीय आंखों में एक अजीब सी थकान और चिंता तैर रही थी, जो शायद उसके भीतर चल रही कशमकश का आईना थी। उसके बाल माथे से कुछ पीछे हटने लगे थे और साधारण थोड़े पुराने फैशन के कपड़े उसकी सादगी और शायद थोड़ी आर्थिक तंगी को भी दर्शा रहे थे। आंगन के दूसरे छोर पर एक पुराने जर्जर होते कमरे से कभी कभी उसके पिता माधव जी की धीमी खांसी की आवाज आती थी। 70-75 की उम्र में माधव जी अब काफी कमजोर हो चले थे। एक समय था जब उनका रौब पूरे मोहल्ले में था, उनके सिद्धांत और स्नेह की चर्चा होती थी। मोहन की मां के जाने के बाद उन्होंने ही मोहन को पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी, पर अब समय ने उनसे वो रौब छीन लिया था और शायद कुछ हद तक अपने ही बेटे का स्नेह भी। सुनते हो? सरला की तेज आवाज ने मोहन के विचारों की लड़ी तोड़ दी। सरला, मोहन की पत्नी, लगभग 40 के आसपास, दिखने में आकर्षक, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता और अतृप्ति का भाव हमेशा रहता था। वह अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनती थी और उसकी आवाज में एक आदेशात्मकता थी जो मोहन के अंतर्मुखी स्वभाव पर भारी पड़ती थी। कब तक यूं ही बैठे रहोगे? बाजार से सामान कौन लाएगा? और हाँ, पिताजी के कमरे का दरवाजा ठीक से बंद कर देना, उनकी खांसी की आवाज से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती है। सरला ने बिना मोहन की ओर देखे कहा और अपने जूड़े को संवारते हुए रसोई की ओर बढ़ गई। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो अपने अपने कमरों में शायद स्कूल का काम कर रहे थे। मोहन ने एक गहरी सांस ली। सरला की हर बात में अब उसे केवल अपने आराम और सामाजिक दिखावे की चिंता दिखती थी। माधव जी उसके लिए एक बोझ बनते जा रहे थे और मोहन अपनी पत्नी के प्रेम या शायद भय और अपने पिता के प्रति कर्तव्य के बीच पिस रहा था। वो टकराव से बचना चाहता था, घर में शांति बनाए रखना चाहता था, पर यह शांति उसे बहुत महंगी पड़ रही थी। उसके भीतर का नैतिक बोध उसे कचोटता था, पर सरला के तर्कों और भावनात्मक दबाव के आगे वो अक्सर बेबस हो जाता था। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, अपनी बात दृढ़ता से न कह पाने की कमजोरी थी। वो जानता था कि माधव जी को बेहतर देखभाल की जरूरत है, पर सरला की नजर में ये सब फिजूल खर्ची थी। बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, वो अक्सर कहती, इन पर कौन इतना खर्च करे, हमारे भी तो अपने अरमान हैं, बच्चों का भविष्य है। मोहन चुप रह जाता। कुछ देर बाद मोहन हिम्मत करके माधव जी के कमरे में गया। कमरा सीलन और उपेक्षा की गंध से भरा था। माधव जी एक पुरानी चरमरती चारपाई पर लेटे थे, आंखें छत की ओर। उनकी पुरानी आराम कुर्सी, जो कभी आंगन की शान हुआ करती थी, अब एक कोने में धूल फांक रही थी। उनका चश्मा, जिसका एक लेंस कई दिनों से टूटा हुआ था, सिरहाने रखा था। बाबूजी, मोहन ने धीरे से कहा। माधव जी ने धीरे से आंखें खोलीं, एक फीकी दर्द भरी मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। आ गए बेटा, मैं ठीक हूँ। उनकी आवाज में कमजोरी थी। मोहन उनके पास बैठ गया। क्या कहे, कैसे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। अपराध बोध का एक भारी पत्थर उसके सीने पर रखा महसूस हो रहा था। वो जानता था ये ठीक हूँ कितना खोखला था। दवा ली आपने? उसने पूछा। माधव जी ने हाँ में सिर हिलाया, पर मोहन जानता था कि सरला दवाएं भी अक्सर गिन गिन कर देती है। कुछ चाहिए आपको? माधव जी ने फिर न में सिर हिला दिया। उनकी आंखें जैसे कह रही थीं, स्नेह और सम्मान के सिवा और क्या चाहिए बेटा। मोहन ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं सका। सरला की नाराजगी का डर उसे वापस खींच लाया। बाहर आकर उसने भारी मन से कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, जैसे अपने ही पिता को किसी कैदखाने में बंद कर रहा हो। आंगन में लगा तुलसी का पौधा, जो कभी हरा भरा रहता था, अब सूखने लगा था।
शायद घर की उपेक्षित खुशियों और माधव जी की गिरती हुई सेहत का प्रतीक। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। माधव जी की धीमी खांसी की आवाज, सरला के ताने और उसका अपना अपराध बोध सब मिलकर उसे बेचैन किए हुए थे। वो करवटें बदलता रहा। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, जब बाबूजी उसे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाते थे, जब उसकी हर जिद पूरी करते थे। और आज वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करते समय सरला ने फिर वही राग अलापा, आज दीनानाथ भाई साहब की बेटी की शादी का न्योता आया है। तुम्हें तो पता ही है कितना बड़ा खानदान है उनका। हमें तो अच्छी साड़ी और गहने पहनकर जाना होगा, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है समाज में। मोहन चुपचाप सुनता रहा। और हाँ, सरला ने आगे कहा, पिताजी को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं। उनकी हालत देखकर लोग क्या कहेंगे, और वैसे भी वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा। मोहन का दिल धक से रह गया। बाबूजी दीनानाथ के पुराने मित्रों में से थे, उनका न जाना। पर सरला, उसने दबी आवाज में कहने की कोशिश की, बाबूजी की इच्छा होगी। इच्छा? सरला की आवाज तेज हो गई। इस उम्र में कैसी इच्छा? घर पर आराम करें, वही बहुत है। और वैसे भी हमारी कितनी बेइज्जती होगी अगर वो वहाँ खांसते रहे या कुछ गिरा दिया तो। मोहन फिर चुप हो गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दोपहर में जब मोहन अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बैठा था, जो घर के अगले हिस्से में ही थी, दीनानाथ खुद कार्ड देने आया। दीनानाथ मोहन का बचपन का दोस्त था, एक समझदार और नेक इंसान। वो अक्सर मोहन को सही सलाह देने की कोशिश करता था। और सुना मोहन, सब ठीक है? दीनानाथ ने पूछा। उसकी नजरें मोहन के थके हुए चेहरे पर थीं। हाँ, सब ठीक है, मोहन ने बेमन से कहा। माधव चाचा कैसे हैं? बहुत दिनों से दिखे नहीं। मोहन का चेहरा उतर गया। ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है। दीनानाथ ने कार्ड मोहन की ओर बढ़ाया। बेटी की शादी है अगले हफ्ते, चाचा को लेकर जरूर आना, उन्हें देखकर अच्छा लगेगा। मोहन ने कार्ड ले लिया, पर कुछ बोल नहीं सका। उसकी चुप्पी दीनानाथ से छिपी नहीं रही। क्या बात है मोहन, कोई परेशानी है क्या? दीनानाथ ने सीधे पूछा। मोहन कुछ देर झिझकता रहा, फिर धीरे धीरे उसने घर की कुछ बातें, सरला का व्यवहार और अपनी बेबसी बताई। वो यह नहीं कह सका कि सरला बाबूजी को शादी में ले जाने से मना कर रही है, पर दीनानाथ उसकी अनकही बातों को समझ गया। दीनानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मोहन, आंखें बंद कर लेने से सच बदल नहीं जाता। तुम अपने पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सरला भाभी को भी समझना चाहिए, आज जो तुम अपने पिता के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। मोहन के लिए ये सुनना असहनीय था। अपराध बोध और ग्लानि ने उसे घेर लिया। दीनानाथ की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभी थीं। मैं कोशिश करूँगा दीनानाथ, उसने बस इतना ही कहा। दीनानाथ चला गया, पर मोहन के मन में एक तूफान छोड़ गया। क्या वो इतना कमजोर हो गया है कि अपनी ही पत्नी के सामने अपने पिता के अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो सकता? शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि आंगन में माधव जी गिरे पड़े हैं और सरला उन पर चिल्ला रही है। जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब करते हो, काम बढ़ा दिया मेरा। माधव जी के माथे से हल्का खून रिस रहा था, वो दर्द से कराह रहे थे। मोहन दौड़कर गया और उन्हें उठाया। क्या हुआ बाबूजी, कैसे गिरे? बस बेटा, चक्कर आ गया था, माधव जी ने कमजोर आवाज में कहा। सरला तब भी बड़बड़ा रही थी। नौटंकी है सब, पूरे दिन कमरे में पड़े रहते हैं और जब देखो कोई न कोई तमाशा। इस बार मोहन से रहा नहीं गया। दीनानाथ की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सरला, बस करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें चोट लगी है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जो उसने खुद भी कई सालों से नहीं सुनी थी। सरला अवाक रह गई। मोहन का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई।
मोहन ने बाबूजी को सहारा देकर उनके कमरे में पहुंचाया, उनके माथे पर दवा लगाई। माधव जी की आंखों में आंसू थे, पर शायद आज उनमें दर्द के साथ एक हल्की सी आशा की किरण भी थी। बेटा, माधव जी ने मोहन का हाथ पकड़ लिया, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगा। मोहन कुछ बोल नहीं सका। वो जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसे अभी बहुत कुछ करना है, अपने पिता के सम्मान के लिए और अपने खोए हुए आत्मसम्मान के लिए। उस रात मोहन ने सरला से बात करने की कोशिश की। सरला, हमें बाबूजी का और ख्याल रखना होगा, वो हमारे अपने हैं। सरला का पारा चढ़ गया। अच्छा, अब तुम्हें अपने बाप की पड़ी है, मेरी और बच्चों की कोई चिंता नहीं। इतने सालों से मैं ही तो सब देख रही हूँ। तुम्हें तो बस अपनी दुकान और दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। ये बात नहीं है सरला, मोहन ने शांति से कहा, लेकिन वो बीमार हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। और दीनानाथ की बेटी की शादी में भी उन्हें ले जाना चाहिए। कभी नहीं, सरला चीख पड़ी। मैं अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनवा सकती। अगर उन्हें ले जाना है तो तुम अकेले ले जाओ, मैं और बच्चे नहीं जाएंगे। बहस बढ़ती गई। मोहन ने पहली बार सरला की हर बात का जवाब दिया। वो रात भर सो नहीं सका, पर उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी हो। अगले कुछ दिन तनाव में बीते। सरला मोहन से ठीक से बात नहीं कर रही थी। मोहन अपने पिता की देखभाल में अधिक समय बिताने लगा। वो उन्हें समय पर खाना देता, उनसे बातें करता, उनकी पुरानी एल्बम दिखाता। माधव जी के चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी, पर उनकी खामोशी अभी भी मोहन को कचोटती थी। वो जानते थे कि मोहन और सरला के बीच तनाव है। शादी का दिन आ गया। मोहन ने सुबह ही तय कर लिया था कि वो बाबूजी को लेकर जाएगा, चाहे सरला माने या न माने। उसने बाबूजी के लिए नए कपड़े निकाले, जो वो कई साल पहले उनके जन्मदिन पर लाया था, पर सरला ने उन्हें कभी पहनने नहीं दिया था। जब सरला ने देखा कि मोहन बाबूजी को तैयार कर रहा है, तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। मैंने कहा था ना, ये कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। सरला, मोहन ने दृढ़ता से कहा, यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त की बेटी की शादी है। हम जरूर जाएंगे। अगर तुम्हें और बच्चों को नहीं चलना तो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मोहन ने बाबूजी को सहारा दिया और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। सरला अवाक खड़ी देखती रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और शायद थोड़ा सा डर भी था। दीनानाथ की बेटी की शादी में माधव जी को देखकर दीनानाथ और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। पुराने दोस्त मिले, बातें हुई। माधव जी के चेहरे पर बरसों बाद वैसी खुशी दिखाई दे रही थी। मोहन चुपचाप एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसे अपने निर्णय पर गर्व हो रहा था। हाँ, घर जाकर सरला का सामना करना होगा, पर आज उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब वे शादी से लौटे तो घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सरला ने मोहन से बात नहीं की। बच्चे भी सहमे हुए थे। रात का खाना सबने चुपचाप खाया। अगले दिन सरला ने एक नया पैंतरा चला। उसने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया। मेरे सिर में बहुत दर्द है, वो बिस्तर पर लेटकर बोली, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे इतना तनाव दिया है। मोहन जानता था कि यह सब नाटक है, पर वो कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। 2-3 दिन तक सरला बिस्तर पर पड़ी रही। घर का सारा काम मोहन और बच्चों को करना पड़ा। मोहन ने बाबूजी की देखभाल भी की और दुकान भी संभाली। वो थक जाता था, पर उसके मन में एक शांति थी। धीरे धीरे सरला को समझ आने लगा कि मोहन अब बदलने लगा है। वो अब उसकी हर बात मानने को तैयार नहीं है। एक शाम जब मोहन दुकान से लौटा तो उसने देखा कि सरला बाबूजी के कमरे में है और उनसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे के घर में रहकर उसी पर हुक्म चलाते हो। तुम्हारी वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो रहे हैं। मोहन को गुस्सा आ गया। सरला, क्या बकवास कर रही हो? बाबूजी ने तुमसे क्या कहा? सरला ने मोहन को देखा तो और भड़क गई।
हाँ, अब तो तुम्हें मैं ही बुरी लगूंगी। ये और तुम्हारा वो दोस्त दीनानाथ, तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। अपनी जुबान को लगाम दो सरला, मोहन ने कहा। उसकी आवाज में सख्ती थी। बाबूजी की उम्र देखो और अपनी बातें देखो। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। बच्चों ने भी पहली बार अपनी माँ को गलत ठहराया। सरला अकेली पड़ गई थी। इस घटना के बाद माधव जी और भी चुप रहने लगे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई थी। शायद उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से मोहन के घर में अशांति हो रही है। वो और कमजोर होते जा रहे थे। मोहन ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अच्छी देखभाल और खुशगवार माहौल की जरूरत है, वरना उनकी हालत और बिगड़ सकती है। मोहन ने सरला को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मज नहीं हुई। उसका अहंकार और स्वार्थ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब मोहन दुकान पर था, पड़ोस का एक लड़का भागता हुआ आया। मोहन चाचा, जल्दी घर चलिए, चाचा जी माधव जी की तबीयत बहुत खराब है। मोहन सब कुछ छोड़कर घर भागा। उसने देखा माधव जी बिस्तर पर पड़े हौंफ रहे हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। सरला एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मोहन ने तुरंत रिक्शा बुलाया और बाबूजी को लेकर अस्पताल भागा। दीनानाथ भी खबर सुनकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने माधव जी को आईसीयू में भर्ती कर लिया। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। मोहन रात भर अस्पताल में रहा। बाबूजी के बिस्तर के पास बैठा, उनका हाथ थामे। उसे अपना अतीत, अपनी गलतियाँ, अपनी निष्क्रियता, सब कुछ याद आ रहा था। काश उसने पहले हिम्मत दिखाई होती। काश उसने बाबूजी को इतना दुख न दिया होता। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। दीनानाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो मोहन, सब ठीक हो जाएगा। पर मोहन जानता था शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के करीब माधव जी ने धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने मोहन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, उनकी आवाज बहुत धीमी थी। अपना ख्याल रखना। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मोहन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो वहीं उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। दीनानाथ ने उसे संभाला। माधव जी चले गए थे, अपने पीछे छोड़ गए थे मोहन के लिए अपराध बोध का एक अथाह सागर और सरला के लिए शायद कुछ भी नहीं। माधव जी के अंतिम संस्कार में मोहल्ले के कुछ लोग और दीनानाथ का परिवार ही शामिल हुआ। सरला भी गई, पर उसके चेहरे पर शोक का कोई भाव नहीं था, केवल एक औपचारिकता थी। बच्चे चुपचाप सहमे हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल और भी बोझिल हो गया। मोहन ज्यादातर चुप रहता, अपने पिता की यादों में खोया रहता। उसे बार बार बाबूजी के अंतिम शब्द याद आते, अपना ख्याल रखना। इन शब्दों का क्या अर्थ था? क्या वो उसे सरला से सावधान रहने को कह रहे थे, या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को, या शायद ये कह रहे थे कि जीवन में सही रास्ते पर चलना। माधव जी के जाने के कुछ दिनों बाद घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति जैसी थी। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। वो सरला की फिजूल की मांगों पर ध्यान नहीं देता था और न ही उसकी धमकियों से डरता था। वो अपने पिता के कमरे में जाकर घंटों बैठा रहता, उनकी पुरानी चीजों को देखता, उनकी डायरी पढ़ता जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और कुछ कविताएं लिखी थी। एक दिन जब मोहन दुकान पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था, तभी तहसील से एक नोटिस आया। यह नोटिस माधव जी की छोटी सी खेती की जमीन के बारे में था, जो कस्बे के बाहर थी। माधव जी ने अपनी वसीयत में वो जमीन मोहन के नाम कर दी थी। जब सरला को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गई। देखा, मैंने कहा था ना, बुढ़े ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, मेरे और बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा।
सरला, मोहन ने शांति से कहा, ये बाबूजी की अपनी कमाई थी और उन्होंने जो ठीक समझा वो किया। वैसे भी इस छोटी सी जमीन से क्या होने वाला है, और बच्चों के लिए बाबूजी अपना आशीर्वाद छोड़ गए हैं, वही काफी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद से पेट भरता है क्या? सरला चीखी। मुझे मेरा हक चाहिए, मैं कोर्ट जाऊंगी। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि सरला अब कुछ भी कर सकती है। कुछ दिनों बाद सरला सचमुच वकील के पास पहुंच गई और उसने वसीयत को चुनौती दे दी। उसने आरोप लगाया कि मोहन ने माधव जी से बहला फुसलाकर वसीयत अपने नाम लिखवा ली, जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। मोहन के लिए यह एक और बड़ा झटका था। जिस पत्नी के लिए उसने अपने पिता की उपेक्षा की, वही आज उसे अदालत में घसीट रही थी, उसके मृत पिता पर लांछन लगा रही थी। दीनानाथ ने मोहन को समझाया, घबराओ मत मोहन, सच्चाई तुम्हारे साथ है, हम लड़ेंगे। मुकदमा शुरू हुआ। कस्बे में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग सरला को सही ठहराते तो कुछ मोहन के पक्ष में थे। सरला ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे का खूब इस्तेमाल किया। वो लोगों के सामने रो रो कर अपनी बेबसी बयान करती। मोहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो बड़ा वकील कर सके। वो अक्सर थका हुआ और निराश महसूस करता, पर जब भी वो अपने पिता की डायरी पढ़ता या उनकी तस्वीर देखता तो उसमें एक नई हिम्मत आ जाती। एक दिन उसे माधव जी की डायरी में एक पुराना मुड़ा हुआ कागज मिला। यह एक पत्र था जो माधव जी ने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले लिखा था, पर शायद मोहन को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उस पत्र में लिखा था, प्रिय मोहन, मुझे पता है आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान रहते हो। सरला बहू का स्वभाव, खैर जो भी हो, वो तुम्हारी पत्नी है और इस घर की मालकिन। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलना, कभी किसी के साथ अन्याय मत करना और न ही अन्याय सहना। मैंने अपनी छोटी सी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। यह मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे विश्वास है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा बाबूजी। ये पत्र पढ़कर मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। ये पत्र उसके लिए किसी वसीयत से भी बढ़कर था। यह उसके पिता का विश्वास था, उनका प्यार था। उसने तय कर लिया कि वो सरला के लालच के आगे नहीं झुकेगा। अदालत में सुनवाइयां चलती रहीं। सरला का वकील मोहन पर तरह तरह के आरोप लगाता। मोहन शांति से सब सुनता और सच बयान करता। दीनानाथ हर सुनवाई में उसके साथ होता। एक दिन सरला के वकील ने दीनानाथ को भी कटघरे में बुलाया, ये साबित करने के लिए कि मोहन और दीनानाथ ने मिलकर साजिश की थी। दीनानाथ ने शपथ लेकर जो बयान दिया, उसने सरला के सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। उसने अदालत को बताया कि कैसे माधव जी अपने ही घर में उपेक्षित थे, कैसे सरला उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी और कैसे मोहन अपनी पत्नी के दबाव में चुप रहता था। उसने माधव जी की बीमारी और उनकी अंतिम दिनों की पीड़ा का भी वर्णन किया। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सरला का चेहरा देखने लायक था। जज ने सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। वसीयत को सही ठहराया गया और सरला का दावा खारिज कर दिया गया। अदालत से बाहर निकलते समय मोहन की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे, न्याय के आंसू थे। दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा था ना मोहन, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सरला गुस्से और अपमान से भरी हुई तेजी से वहां से चली गई। घर लौटने पर मोहन ने सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। बाबूजी, आज आपकी सच्चाई की जीत हुई। उस दिन के बाद मोहन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने उस छोटी सी खेती की जमीन को खुद जोतना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, खेत पर जाता और शाम को दुकान संभालता। मेहनत करने से उसके चेहरे पर एक नया तेज आ गया था। सरला अब घर में चुपचाप रहती थी।
अदालत में मिली हार ने उसका घमंड तोड़ दिया था। कस्बे में भी उसकी काफी बदनामी हुई थी। लोग अब उससे कतराने लगे थे। जिन सहेलियों पर उसे इतना नाज था, उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया था। बच्चे भी अब अपनी माँ की गलतियों को समझने लगे थे और मोहन के करीब आ गए थे। एक शाम जब मोहन खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि सरला आंगन में बैठी चुपचाप रो रही है। मोहन को आश्चर्य हुआ। उसने इतने सालों में सरला को कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वो उसके पास गया। क्या हुआ सरला? सरला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मोहन। मैंने तुम्हारे और बाबूजी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने लालच और घमंड में कुछ दिखाई नहीं दिया। मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता सरला, पर हाँ, हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। उसने सरला को माफ कर दिया था क्योंकि वह जानता था कि नफरत और कड़वाहट लेकर जीना अपने आप में एक सजा है। और शायद सरला को उसके कर्मों का फल मिल चुका था, सामाजिक उपेक्षा, अकेलापन और पश्चाताप की अग्नि में जलना। मोहन ने अपने पिता के नाम पर कस्बे के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा फंड शुरू किया। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा उसमें डालता। दीनानाथ भी इस नेक काम में उसका साथ देता। धीरे धीरे मोहन के घर का माहौल बदलने लगा। सरला के स्वभाव में भी नरमी आई। वो अब घर के कामों में मोहन का हाथ बटाती और बच्चों का भी ख्याल रखती। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, या शायद परिस्थितियों ने उसे बदल दिया था। मोहन को अब जीवन में एक नया अर्थ मिल गया था। वो जानता था कि बाबूजी जहाँ भी होंगे उसे देखकर खुश हो रहे होंगे। उसने अपने पिता के अंतिम शब्दों का मान रख लिया था। वो सही रास्ते पर चल रहा था और अपना ख्याल रख रहा था। कुछ साल बीत गए। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी खेती अच्छी होने लगी थी और दुकान भी पहले से बेहतर चल रही थी। बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। एक दिन मोहन अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, कर्म का चक्र घूमता जरूर है बेटा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का परिणाम भी एक दिन सामने आता ही है। बस इंसान को सब्र और नेकी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मोहन ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था और आसमान पर सिंदूरी रंग बिखरा हुआ था। उसे लगा जैसे बाबूजी कहीं दूर से मुस्कुरा रहे हों। उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसने सीखा था कि जीवन में सबसे बड़ा धन नेकी और संतोष है और कर्मफल का सिद्धांत अटल है। पारिवारिक उपेक्षा का जो दर्द उसने और उसके पिता ने सहा था, वो अब एक सीख बन चुका था। एक ऐसी सीख जो उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। आंगन में अब एक नया हरा भरा तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जो शायद घर में लौटी खुशियों और आशा का प्रतीक था। मोहन ने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया था। वो अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने दीनानाथ के साथ मिलकर कस्बे में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का विचार किया, जहां बच्चे और बड़े आकर किताबें पढ़ सकें। माधव जी को पढ़ने का बहुत शौक था और मोहन को लगा कि यह उनके नाम पर सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। सरला ने भी इस विचार का समर्थन किया। उसमें आए बदलाव को देखकर मोहन को कभी कभी आश्चर्य होता था। शायद माधव जी की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने उसे जीवन की क्षणभंगुरता और मानवीय रिश्तों के वास्तविक महत्व का एहसास करा दिया था। लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। कस्बे के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहन ने अपनी खेती से हुई अतिरिक्त आय का एक बड़ा हिस्सा उसमें लगाया। कुछ ही महीनों में माधव स्मृति पुस्तकालय बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन मोहन ने अपने पिता की एक बड़ी सी तस्वीर वहां लगाई। तस्वीर में माधव जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही स्नेह और बुद्धिमत्ता थी जो मोहन को हमेशा याद रहती थी। उस दिन भाषण देते हुए मोहन की आवाज भर आई।
उसने कहा, मेरे बाबूजी कहा करते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये पुस्तकालय उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ आकर लोग ज्ञान की ज्योति जलाएंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। पुस्तकालय कस्बे के बच्चों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। मोहन और दीनानाथ अक्सर वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाते और उनके साथ समय बिताते। सरला भी कभी कभी वहाँ जाकर महिलाओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था में मदद करती। मोहन ने देखा कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने से उसे जो खुशी और संतोष मिलता है वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर है। उसके जीवन का अपराधबोध धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक शांत आत्म संतुष्टि ले रही थी। एक दिन कस्बे में एक अजनबी परिवार रहने आया। वे बहुत गरीब थे और उनके बच्चे कुपोषण का शिकार थे। मोहन को जब ये पता चला तो उसने तुरंत उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें अपनी दुकान से राशन दिया, बच्चों के लिए कपड़े और किताबों का इंतजाम किया। सरला ने भी उन बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाकर भेजा। उस परिवार की आंखों में जो कृतज्ञता मोहन ने देखी, उसने उसके दिल को छू लिया। उसे लगा कि यही सच्चा कर्मफल है। जब आप दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको सच्ची खुशी मिलती है। समय बीतता गया। मोहन अब कस्बे में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसकी नेकी, उसकी ईमानदारी और उसकी सेवा भावना की मिसाल देते थे। सरला भी अब एक बदली हुई इंसान थी, अधिक शांत, अधिक समझदार। कभी कभी मोहन रात में अकेले बैठकर सोचता, अगर बाबूजी आज जिंदा होते तो ये सब देखकर कितने खुश होते। शायद वह खुश थे जहाँ भी थे, अपने बेटे को सही रास्ते पर देखकर। मोहन ने सीखा था कि पारिवारिक उपेक्षा एक गहरा घाव दे सकती है, लेकिन पश्चाताप और अच्छे कर्म उस घाव को भर भी सकते हैं। और कर्मफल का सिद्धांत केवल सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। अगर हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु रहेंगे तो हमें भी बदले में स्नेह और सम्मान मिलेगा, और यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसने अपने बच्चों को भी यही सीख दी, हमेशा दूसरों का सम्मान करो, जरूरतमंदों की मदद करो और कभी भी घमंड या लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक पूर्णिमा की रात थी। मोहन पुस्तकालय के बाहर चबूतरे पर बैठा आकाश को देख रहा था। चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। दीनानाथ भी उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रहे हो, मोहन? दीनानाथ ने पूछा। मोहन मुस्कुराया। बस यही सोच रहा था कि जीवन कितना अजीब है। कभी यह हमें इतने दुख देता है और कभी इतनी खुशियाँ भी। बाबूजी अक्सर कहते थे कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। चाचा ठीक कहते थे, दीनानाथ ने कहा। तुमने उनके नाम को सार्थक कर दिया, मोहन। मोहन ने एक गहरी सांस ली। हवा में हल्की ठंडक थी और एक अजीब सी शांति। उसे लगा जैसे माधव जी का आशीर्वाद उसके चारों ओर है। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, उस सीख के लिए जो उन्होंने अपने जीवन और अपनी मृत्यु से उसे दी थी। कर्म का चक्र घूम चुका था और अब उसके जीवन में अच्छाई और नेकी के फूल खिल रहे थे। सीतापुर का वो छोटा सा कस्बा अब केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि मोहन के लिए आत्म खोज, प्रायश्चित और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की एक यात्रा का साक्षी था। और माधव स्मृति पुस्तकालय उस यात्रा का एक जीवंत स्मारक था, जो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और नेकी का प्रकाश दिखाता रहेगा। मोहन को अक्सर वो दिन याद आता जब उसके पिता आंगन में गिरे थे और सरला उन पर चिल्ला रही थी। वो दृश्य उसके मन पर एक अमिट छाप छोड़ गया था। वो उस दिन अपनी कायरता और निष्क्रियता के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाया था, भले ही बाद में उसने प्रायश्चित करने की पूरी कोशिश की हो। यह अपराधबोध एक स्थायी अनुस्मारक था कि रिश्तों में लापरवाही और उपेक्षा कितनी महंगी पड़ सकती है। सरला में आया बदलाव स्थायी था या नहीं, ये कहना मुश्किल था, पर वो निश्चित रूप से पहले से बेहतर इंसान बन गई थी। शायद जीवन के थपेड़ों ने उसे ये सिखा दिया था कि भौतिक वस्तुएं और सामाजिक दिखावा अस्थायी
होते हैं और अंततः मानवीय संबंध ही मायने रखते हैं। वो अब मोहन के सामाजिक कार्यों में उसका साथ देती थी और बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार अधिक स्नेही हो गया था। कभी कभी वो मोहन के साथ बैठकर माधव जी की बातें करती और उसकी आंखों में एक हल्का सा पश्चाताप दिखाई देता। मोहन की कहानी कस्बे में एक लोककथा की तरह बन गई थी। कैसे एक साधारण दब्बू व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बदल गया और उसने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की। लोग कहते थे कि माधव जी का आशीर्वाद हमेशा मोहन के साथ है, इसीलिए वो हर काम में सफल होता है। लेकिन मोहन जानता था कि यह केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि कर्मों का भी फल है। उसने सीखा था कि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। एक बार कस्बे में भयंकर बाढ़ आई, कई घर तबाह हो गए और लोग बेघर हो गए। मोहन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। उसने अपनी दुकान का सारा अनाज और पैसा पीड़ितों की मदद के लिए लगा दिया। माधव स्मृति पुस्तकालय को एक अस्थायी राहत शिविर में बदल दिया गया। सरला और बच्चे भी दिन रात पीड़ितों की सेवा में जुटे रहे। दीनानाथ और कस्बे के अन्य युवाओं ने भी मोहन का पूरा साथ दिया। उस आपदा के समय मोहन का नेतृत्व और उसकी सेवा भावना देखकर सरकारी अधिकारियों ने भी उसकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन पीड़ित लोगों की आंखों में कृतज्ञता और उनके होठों पर दुआएं थीं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद मोहन ने बेघर हुए लोगों के लिए घर बनवाने में भी मदद की। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी भी इस काम में लगा दी। कुछ लोगों ने उसे टोका भी कि वो अपना सब कुछ क्यों लुटा रहा है, पर मोहन ने मुस्कुराकर कहा, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। असली कमाई तो दुआएं हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। जीवन चलता रहा। मोहन और सरला अब दादा दादी बन चुके थे। उनके बच्चे अपने अपने जीवन में सफल थे और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वे अक्सर अपने बच्चों को मोहन और माधव जी की कहानियां सुनाते, उन्हें नेकी और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते। मोहन अब भी हर सुबह अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता और उनसे आशीर्वाद लेता। वो जानता था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं, उसके हर अच्छे काम में, उसकी हर प्रार्थना में। कर्मफल का सिद्धांत उसके जीवन का आधार बन चुका था। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह घूम फिरकर हमारे पास वापस जरूर आता है। इसलिए उसने हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास किया, दूसरों की मदद करने का प्रयास किया और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या घृणा नहीं रखी। सीतापुर का वो छोटा सा कस्बा अब मोहन की नेकी और माधव जी की स्मृति से महकता था। और माधव स्मृति पुस्तकालय ज्ञान के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सही राह दिखाता रहेगा, ये याद दिलाता रहेगा कि पारिवारिक स्नेह, मानवीय मूल्य और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सच्चा अर्थ है। मोहन की कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण परिवर्तन की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि पश्चाताप का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वो शांति और संतोष की ओर ले जाता है। और सबसे बढ़कर ये कहानी कर्म के अटल नियम को स्थापित करती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे इस जीवन में या किसी और रूप में, पर न्याय अवश्य होता है। मोहन अक्सर शाम को पुस्तकालय की छत पर जाकर बैठता, जहां से पूरा कस्बा दिखाई देता था। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें जब पुराने घरों और हरे भरे खेतों पर पड़ती तो एक अजीब सा सुकून मिलता। उसे अपने पिता की बातें याद आती, उनकी सीख, उनका स्नेह। उसे लगता जैसे बाबूजी यहीं कहीं आसपास हैं, हवा में उनकी खुशबू फैली है, उनके शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। वो सोचता कि जीवन एक नदी की तरह है, जो कभी शांत बहती है तो कभी उसमें तूफान भी आते हैं। पर महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी नाव को सही दिशा में खेते रहें, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहें। उसने कई गलतियां की थीं, पर उसने उनसे सीखा भी था, और यही सीखना शायद जीवन का सबसे बड़ा पाठ था।
आज जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपने जीवन में एक स्पष्ट रेखा दिखाई देती, उपेक्षा और अपराधबोध से शुरू होकर पश्चाताप, कर्म और अंततः शांति और संतोष तक पहुंचने की रेखा। और इस यात्रा में उसके पिता की स्मृति हमेशा एक मार्गदर्शक तारे की तरह उसके साथ रही थी। वो जानता था कि जब तक वो इस स्मृति को अपने हृदय में संजोकर रखेगा, तब तक वो कभी रास्ता नहीं भटकेगा। कस्बे के लोग अब मोहन को मोहन भाई या मोहन काका कहकर बुलाते थे, स्नेह और सम्मान के साथ। सरला भी अब सरला भाभी के रूप में जानी जाती थी, एक ऐसी महिला जिसने अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदला था। उनका घर अब कला और उपेक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और सेवा का एक उदाहरण बन चुका था। और इस तरह एक साधारण परिवार की कहानी, जिसमें उपेक्षा, पीड़ा, पश्चाताप और कर्मफल के अनेक रंग थे, सीतापुर कस्बे की हवाओं में घुल मिल गई, एक प्रेरणा बनकर, एक सीख बनकर, हमेशा के लिए। मोहन को इस बात का गहरा संतोष था कि वो अपने पिता की स्मृति को एक सकारात्मक दिशा दे पाया था। माधव स्मृति पुस्तकालय अब केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक जीवंत केंद्र बन चुका था जहां ज्ञान का आदान प्रदान होता था, जहां युवा सपने देखते थे और बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते थे। हर साल माधव जी की पुण्यतिथि पर वहां एक विशेष कार्यक्रम होता था, जिसमें कस्बे के सभी लोग शामिल होते और उनके जीवन और सिद्धांतों को याद करते। मोहन ने अपनी खेती का एक हिस्सा जैविक खेती के लिए समर्पित कर दिया था। वो कस्बे के अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करता था, ताकि वे कम लागत में बेहतर उपज प्राप्त कर सकें और पर्यावरण की भी रक्षा हो। उसका मानना था कि प्रकृति की सेवा भी ईश्वर की सेवा है। सरला ने भी घर में महिलाओं के लिए एक छोटा सा सिलाई कढ़ाई केंद्र शुरू किया था, जहां वे आत्मनिर्भर बन सकें। जो सरला कभी केवल अपने आराम और दिखावे की परवाह करती थी, अब दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती थी। मोहन अक्सर उसे देखकर मुस्कुराता और सोचता कि इंसान चाहे तो क्या नहीं बदल सकता। उनके बच्चे भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चल रहे थे। वे जहां भी रहते, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते और जरूरतमंदों की मदद करते। उन्होंने अपने दादा माधव जी की कहानी को अपने बच्चों को भी सुनाया था, ताकि वे भी पारिवारिक मूल्यों और कर्म के सिद्धांत को समझ सकें। एक दिन मोहन और सरला पुस्तकालय की छत पर बैठे शाम की चाय पी रहे थे। नीचे बच्चे खेल रहे थे और कुछ युवा किताबें पढ़ रहे थे। सरला ने मोहन का हाथ थामकर कहा, कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि हमने इतनी लंबी यात्रा तय की है। अगर बाबूजी आज हमें देखते। मोहन ने सरला की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो देख रहे हैं सरला, और वह खुश हैं। हमने उनकी सबसे बड़ी सीख को अपने जीवन में उतारा है, इंसानियत और नेकी। डूबते सूरज की आखिरी किरणें पुस्तकालय पर पड़ रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे माधव जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आकाश में उभर आया हो। मोहन के दिल में एक असीम शांति और कृतज्ञता का भाव था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, उस जीवन के लिए जो उन्होंने उसे दिया था और उन मूल्यों के लिए जो उन्होंने उसे सिखाए थे। कर्म का चक्र घूम चुका था और अब केवल प्रेम, शांति और संतोष का मधुर संगीत ही शेष था।